हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के नोट्स जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बहुत ही बच्चों को टफ लगता है क्योंकि हाँ, इसमें बहुत सारी ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, लर्न करने को बहुत कुछ है, बट कोई नहीं, आपका डाउट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, उसमें आपको A to Z सब कुछ मिलेगा जिससे कि आप इजीली, आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि आप बुक्स भी खोल रहे हैं, अपने अलग से नोट्स भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं सबसे पहले कि जो मैटर है, मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर क्या होता है, आप सभी को पता है कि मैटर्स एनीथिंग जिसके पास स्पेस है और मास है, यानी जिसके पास खुद के लिए एक स्पेस है, कहीं पे वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और उसका कोई वेट है यानी मास है, तो वो क्या है, मैटर है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच वर कॉल्ड परमाणु। ठीक है, सपोज ये हमारा एक मैटर है। ठीक है, इस मैटर के पास एक छोटे छोटे से टाइनी से पार्टिकल्स हैं जिसको हम बोल देते हैं परमाणु। ठीक है, बट वो जो ये परमाणु था, इसको लेटर हटा दिया गया और इसको नाम दे दिया गया एटम। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, एटम। ओके, तो अब सेकेंड पॉइंट हमें बोलते हैं कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो ही एक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ मैटर के। यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, जिससे हमारी बिल्डिंग बनती है ना। तो मैटर जो है वो किससे बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें ये कहते हैं कि जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है अटोमियो, और ये जो अटोमियो वर्ड है इसका मतलब है अनकटेबल और नॉन डिवाइसेबल। ठीक है, तो इसकी एक कहानी है कि जो महर्षि कन्नड़ थे, ठीक है, एक ऋषि थे जिनको हम बोलते थे महर्षि कन्नड़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार वो ली थी ब्रिक्स। ठीक है, उसको वो काटते गए, पर एक पॉइंट ऐसा आया जब वो इतनी सी छोटी सी डॉट थी और वो कट भी नहीं थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने उसको नाम दे दिया एटम और बोला कि जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते वो थी एटम। ठीक है, देन ईयरलियर इट वॉज बिलीव डैट एटम जो थे, सबसे पहले ये जाना जाता था कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है, यानी जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, और या फिर हम ये बोल सकते हैं जिसके पास खुद का कोई अंदर और इनर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ओके। देन जब 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल हैं, यानी हम एटम को और आगे डिवाइड कर सकते हैं। पर जो ऋषि कन्नड़ थे या फिर जो डेल्टन था, एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आई थी जिसमें जो डेल्टन है उन्होंने भी बोला था कि जो एटम्स हैं वो नॉन डिवाइजेबल हैं, इनडिविजिबल हैं। पर 19th सेंचुरी के एंड में ये प्रूव हो गया कि जो एटम है वो डिविजिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि जब एटम जो है वो डिविजिबल है तो यानी उससे भी छोटी कोई चीज़ है, पर वो छोटी छोटी चीज़ क्या है। तो जो एटम के से भी छोटी छोटी चीज़ है उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, वो कौन कौन से, मैं आपको तीन बता देती हूँ। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है प्रोटॉन्स, और जो बात, ठीक है, प्रोटॉन्स, और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रल होता है। 1 मिनट गाइस। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई जिसमें उन्होंने ये बोला कि एटम जो है वॉज हैज़ द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है, कि जो एटम है वो बहुत अल्टीमेट पार्टिकल्स है। अब अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होते हैं अभी मैटर के, वो हम जानेंगे बाद में, पर पहले हमें पढ़नी होगी डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं पहले। तो जो डेल्टन की 1 मिनट गाइस बस। ओके, तो जो साइंटिस्ट थे डेल्टन, उन्होंने फर्स्ट वन टू एक्चुअली फॉर्मुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एटम, यानी सबसे पहले जो एटम के बारे में जानकारी दी वो थे डेल्टन। अब आप कहेंगे महर्षि कन्नड़ कौन थे फिर जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। एक्चुअली उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था, पर मेन जो नाम हुआ था वो सबसे पहले एटम की ज़िंदगी में, जब एटम इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके नाम में सबसे पहले जो नाम हुआ वो था डेल्टन साइंटिस्ट का। ठीक है, अब जो उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी, मतलब एटम के बारे में उन्होंने जो भी कुछ बोला उसको हमने नाम दे दिया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब उनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
बस इतना रखे, डाल्टन जो थे वो फोर्स थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ बताया। अब उन्होंने क्या बताया वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट बताया वो ये था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी जो भी हमारा ये एक मैटर है ये बना है छोटे छोटे पार्टिकल से जिसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल हैं। इंडिविजिबल मतलब इनविजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। चलो जो इनकी ये वाली बात, अच्छा जो ये इनके साइड जो भी हम थ्योरी पढ़ने वाले ना वो ज़्यादातर गलत हुई थी, मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर 10 है तो कम से कम 8 गलत हुई थी ऐसे, ठीक है। तो जो इनका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था ये एकदम सही था कि जो मैटर है वो एटम से बना है और जो एटम है वो इनविजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। फिर इन्होंने जो थर्ड बताया, अरे क्या हुआ, 1 मिनट गाइस, ओके। फिर उन्होंने जो थर्ड बताया एटम के बारे में थ्योरी दी वो ये थी कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। पर आगे जाके ये गलत प्रूव हो गया, इनकी ये वाली थ्योरी जो थी वो गलत प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि उससे छोटे कौन आए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए, प्रोटॉन्स आए और कौन आए, न्यूट्रॉन्स आए, ठीक है। देन इनके जो फोर्थ वाली थोड़ी अलग सी थी, मतलब ये तो सब छोटी छोटी सी थी। जो बड़ी मतलब जो फोर्थ थी वो ये थी कि जो एटम्स है of an element here are alike in aspects. Thus, if we talk about sodium, then all atoms of sodium will be same in all aspect. यानी कि जो एलिमेंट है वो सेम होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम सोडियम का ले रहे हैं तो हर जगह जहाँ पे भी उसका सैंपल होगा वो सेम होगा। अगर हम उसका वेट देखें, मास देखें तो सेम होगा, पर ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आर डिफर, दैट इज़ वी टॉक अबाउट द सोडियम पोटेशियम, देन एटम्स ऑफ बोथ आर गोइंग टू डिफरेंट बट सेम अमंग देमसेल्फ। मतलब उन्होंने ये बोला कि देखिए अगर हम सेम एटम ले रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर मैंने पहले भी हाइड्रोजन लिया और दूसरी बार भी मैंने हाइड्रोजन लिया तो दोनों का जो मास होगा और प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, ठीक है। फिर इन्होंने सेकेंड बार ये बोला कि अगर हम डिफरेंट ले रहे हैं, लाइक पहले मैंने लिया हाइड्रोजन और फिर लिया मैंने क्लोरीन, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़र करेंगी और मास जो है वो भी डिफ़र करेगा, ठीक है, ओके। देन उन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की, यानी डिफरेंट एलिमेंट, लाइक पहले मैंने लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया H2O, ठीक है, कंबाइन हुए फिक्स सैंपल में तो होल नंबर ऑफ रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यानी जब हम इनको करेंगे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिया और इनको कंबाइन कर दिया तो जो इनका रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर्स में आएगा, सिंपल होल नंबर। जैसे कि इसका क्या आएगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 और ऑक्सीजन के कितने 1, तो 2:1, तो रेशियो क्या हुई 2:1, इस तरीके से, ठीक है, ओके। देन उन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ एटम इज़ अननोन। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एटम जो है वो तो अननोन है, हम तो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में एक्सेप्ट दिस कि वो ये सब थ्योरी के बारे में है ना। पर एटम जो है हम उनको क्रिएट कर सकते हैं शायद, और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चलेगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। बस इन्होंने ये बताया कि एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये तो हो गई हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब मैंने आपको बताया था कि जो डाल्टन था उसने कुछ तो गड़बड़ कर दी थी जो उसने बताई थी, ठीक है। अब उसने क्या गड़बड़ करी वो हमें पढ़ना है। तो उसके जो ड्रॉबैक्स निकले, यानी उसने जो भी थ्योरी दी उसमें क्या गलत था वो हमें पता चला। सबसे पहले कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, उससे छोटा भी कुछ है जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ओके। देन एटम जो है सेम एलिमेंट कैन सेम हाउ डिफर फ्रॉम ईच ऑफ वन। मतलब उसने ये बोला था पहले तो कि जो सेम एलिमेंट है लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो वो दोनों सेम है, पर नहीं। अगर हम ले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो वो डिफ़र कर सकते हैं। क्यों? अब देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है प्रोटियम, एक होता है डिट्रियम और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है। ये तीनों होता है जिसमें ये H1 होता है, ये H2 होता है और डिट्रियम जो है वह H3 होता है, ठीक है। तो क्या पता चला कि हाइड्रोजन तो मतलब एक ही एलिमेंट जो है वो भी डिफ़र कर रहा है, वो भी 3 टाइप के। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो सेम एलिमेंट है वो सेम होगा? नहीं, सेम एलिमेंट जो है वो भी डिफ़र करते हैं, ठीक है, ओके। तो एक और थर्ड पॉइंट निकला, वो क्या है उसे भी देख लेते हैं।
थर्ड पॉइंट ये था कि सिमिलरली जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो सेम हो सकते हैं। यानी देखिए जो उसने बोला उसका बस उल्टा उस होना था। लाइक उसने बोला सेम एलिमेंट है तो वो सेम रहेंगे, नहीं, पर वो डिफरेंट हो क्योंकि आइसोटोप होता है। और उसने ये भी बोला कि अगर डिफरेंट है, लाइक अगर H ले रहे हैं और क्लोरीन ले रहे हैं तो दोनों डिफरेंट है तो दोनों का डिफरेंट होगा, पर नहीं, आइसोबार के हिसाब से देखें तो सेम होता है। आइसोबार क्या होता है आपको पता चलेगा जब हम आइसोबार और आइसोटोप टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अभी तक इतना ही याद रखें कि डिफ़र जो है वो इसलिए करता है क्योंकि आइसोबार, और एलिमेंट जो है वो इसलिए डिफ़र करता है क्योंकि वो आइसोटोप की वजह से, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने ये तो पढ़ा कि 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सिंबल्स तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। ओके, देन अब हम इनका देखते हैं मास। अब मास जो है ये कैसे, तो अब हमें देखना है कि एक्चुअल मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स का पहले हम देखेंगे एक्चुअल मास, ठीक है। अब एक्चुअल मास देखने के लिए अब ये मास आया कहाँ से, ये जो है ना ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में अगर आप लेते हैं PCM, ठीक है, या कोई भी लेता है। अगर आप साइंस लेते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो एक्चुअल मास है हम वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो जो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे क्या होता है एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁻28। ओके, एंड एक सेकेंड, और जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। और यही सेम चार्ज जो है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन्स का भी और प्रोटॉन का, दोनों का सेम होता है मास, ठीक है। तो ये निकालना कैसे है ये एक्चुअल मास, ये तो आप समझेंगे क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हैं, ठीक है। तो अभी इतना भूल जाइए, ये इतना आपको बस 1 मार्क में पूछ लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है फिर कि क्या होता है, ये आप लिख देंगे, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ रिलेटिव मास की, तो रिलेटिव मास को आप रहने दीजिए, इस साल आपका ये नहीं है। ओके, अगर अब हम बात करें एब्सोल्यूट चार्ज, तो जो एब्सोल्यूट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो होता है हमारा माइनस में होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। इन्होंने 14 लिखा है, गलत है, बट गलती से लिख दिया होगा मैंने, बट ये होता कितना है 19, ठीक है। ओके, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो बस प्रोटॉन यहाँ पे प्लस लग जाएगा क्योंकि उसका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का, ठीक है। तो हम पॉजिटिव लगा देंगे और बाद में हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, अरे 1 मिनट गाइस, रिलेटिव चार्ज की, तो जो रिलेटिव चार्ज है वो हमारा क्या होता है, हमारा रिलेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का -1 क्यों, क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का हम बोले तो उस पर वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए वो +1। अगर मैं न्यूट्रॉन के रिलेटिव चार्ज की बात करूँ तो उसका 0, क्यों 0, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी उस पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए वो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ओके, अगर मैं बात करूँ, अब हमने ये देख लिया कि सब एटम क्या होता है, एटम के पार्टिकल्स देख ली कि वो उससे भी छोटा होता है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देख ली। तो अब हमें पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि देखिए मैं आपको एटम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमने लेट किया है कि एक ऐसा एक एटम है, ठीक है, ये सर्कल है, इसको हमने एटम ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। मैं इसको और बड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वेट। ये है हमारा एक एटम, ठीक है, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, अब उन्होंने बोला है कि इस ये जो है एटम, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये जो न्यूक्लियस है ना इसके बाहर होते हैं, ये ऐसे घूम रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। पर जो हमारे प्रोटॉन्स हैं और जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ होते हैं, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये इसके अंदर हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी जब हम आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो
इतना सी चीज़ समझ आ गई। ओके, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसनट्रेटेड होते हैं न्यूक्लियस के आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ फाउंड होता है, अभी मैंने बताया न्यूक्लियस के आउटसाइड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जब न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं तो वो एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा। अब ऑर्बिट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। तो जैसे कि ये मेरा एक एटम है, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। ये मेरा एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर एक और ये जो वैसे मैं बना रही हूँ ना बार बार, ये जो लेयर्स, ये है हमारे ऑर्बिट्स, और ये मेरा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो डॉट्स है ये न्यूक्लियस है, और जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं 3, ये क्या है, ऑर्बिट्स। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। इन्हीं में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। लाइक ये जो लेयर है ना, इस पर हम लिख देंगे ई माइनस, तो वो इस पर ऐसे ऐसे गोल गोल मूव करते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ समझ कि अब जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके पास क्या होंगे, डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स, और सब डिफरेंट होगा। लाइक अगर मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन का, तो क्या होगा, प्रोटॉन भी एक होगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी एक होगा, और न्यूट्रॉन्स भी एक होगा, है ना। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो ये पढ़ने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो वो हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी बस इतना याद रखिए कि हर एक एटम के पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम डिस्कवरी कैसे हुई हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है, हमने ये पता चल गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमने उनके चार्जेस के मास ये सब देख लिया, बट हमें अब ये जानना है कि उसका डिस्कवरी कैसे हुई, वो आया कैसे। तो जो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आया वो किसने इन्वेंट किया, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने इन 1897 में। ओके, इन्होंने कैसे बताया कि जो पार्टिकल्स है ना, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये इन्होंने हमें बताया कैथोड रे से। ठीक है, सॉरी कैथोड कह रही हूँ मैं, कैथोड रेस, हाँ। ठीक है, अब जो कैथोड है इसका नाम कैथोड रेस ही क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया क्योंकि आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है हम उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव होता है हम उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव, हमने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता था इसलिए हमने उसका नाम रखा कैथोड रेस। अच्छा, कैथोड रेस जो है उसमें छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो कैथोड है ना, हमारा सिर्फ कैथोड की बात कर रही हूँ, जो कि क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। उसने क्या किया, उसने कैथोड रेस जो होती है ना, उसको इजेक्ट किया। ठीक है, तो जब उसने रेस इजेक्ट किया तो हमने उसको नाम दे दिया कैथोड रेस। अब सिंस एक ऐसा ना एक ट्यूब ली गई थी, ठीक है, उसमें यहाँ से वैक्यूम सारा निकाल दिया गया था। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना कैथोड रेस, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, अगर आप साइंस ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है, तो इसको मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप इसे 11th में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं डिटेल में आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और आपकी किसी गाइड बुक में भी नहीं होगा, तो इसलिए आप इसे 11th में ही पढ़िएगा। अभी तक बस इतना याद रखिए किससे इन्वेंट किया गया था कैथोड रेस, और किसने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट होता है, उसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो मैंने आपको बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, रिलेटिव चार्ज -1 होगा, और जो रिलेटिव मास है, मतलब ये तो रिलेटिव चार्ज हो गया, मास क्या होगा हमारा 1/1836 U। अच्छा, यू क्या होता है, यू होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा हुआ रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास क्या होता है, पहले इसमें डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, जो हमारा रिलेटिव मास होता है ना, वो होता है हमारा यू में, और जो हमारा एब्सोल्यूट मास होता है किसी का भी, वो होता है हमारा ग्राम्स में। ठीक है, तो जो ये 9 × 10⁻⁻28 है, ये हमारा ग्राम्स में है एब्सोल्यूट मास। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इस डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे की गई। यही डायग्राम सेम आपका 11th में भी, यही आपकी चीज़ 11th में भी आएगी, तो इसको अभी समझ लीजिए थोड़ा बहुत। तो क्या बताया गया कि हमने क्या लिया, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, ये एक ट्यूब ली। ठीक है, इस ट्यूब में क्या किया,
हाई वोल्टेज यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ले लिया कैथोड इधर और इधर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड चार्ज के लिए जो इन्होंने ये लगाया इसको ऐसे ही रहने दिया, और जो एनोड लिया इन्होंने नेगेटिव चार्ज इधर, वहाँ पे इन्होंने ना उसको ऐसे कट करके लगाया, ठीक है, शीट जैसे आप इधर देख ही रहोगे, ठीक है, ये करा। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये ट्यूब ली थी ना इसमें से जो भी वैक्यूम थी उसको पंप कर दी, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, यहाँ पे क्या लगा दी, फ्लोरोसेंट कोटिंग, ठीक है। अब जब इन्होंने इसमें से कुछ करंट पास किया, हाई वोल्टेज वगैरह ये सब हुआ, तो इन्हें पता लगा कि जो कैथोड्स हैं यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, इन्होंने क्या किया, कैथोड रेज इजेक्ट करी, तो उससे हमें पता चला कि जब ये जो रेज इजेक्ट कर रही हैं दीज आर द कैथोड रेज, और ये कैथोड रेज जो कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो की थी गोल्डस्टीन ने, एंड जब, एक सेकेंड गाइस, इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्ट। अब देखिए ये वाला ये कैसे डिस्कवर किया गया, ये किया गया सेम थोड़ा ऐसे ही है जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉन्स का कैथोड रे पढ़ा, बस इसको नाम दे दिया गया था कैनाल रेस, ठीक है, कैनाल रेस। अच्छा, अब कैनाल रेस से कैसे किया, तो जो हमारा वो कैनाल रेस था उससे हमने कैसे प्रोटॉन्स को इन्वेंट किया, अब हम वो जानेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए जैसे हमने ये पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी के लिए हमने एक ट्यूब ली थी, तो सिमिलरली हमने इसमें भी क्या लिया, एक ऐसी ट्यूब ले ली, ठीक है। अब ऐसे ट्यूब लेने को हमने बोला डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, क्या बोला, डिस्चार्ज ट्यूब। अब जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने यहाँ पे लगा दी, जैसे इसमें हमने हाई वोल्टेज लगाई थी ना, सिमिलरली हमने क्या लगाई, यहाँ पे लगा दी हाई वोल्टेज, ठीक है। अब हाई वोल्टेज लगाने के बाद हमने क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को सारी पास कर दी, और जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हुई फिर, और हमने क्या किया, लो प्रेशर, मतलब हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर पे, मतलब वोल्टेज कैसी थी, वोल्टेज जो थी वो थी हमारी हाई, ठीक है, और जो हमारा प्रेशर था वो हमने लगाया लो, ठीक है। तो इतना याद रखना है, वोल्टेज हाई प्रेशर लो। फिर हमने क्या किया, जब वोल्टेज हाई प्रेशर लो, हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, कर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हैवी पार्टिकल्स थे ना, जिसको हम बोलते हैं एनोड, वो क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से क्या हमने देखा कि जो पॉजिटिव वाले हमारे प्रोटॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वहाँ से हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो निकल रहे हैं, तो इससे हमने बोला कि ये क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, और डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th में, अगर आप PCA मतलब साइंस ऑप्ट करते हैं तो, ठीक है। ओके, नाउ अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है रिलेटेड टू ए प्रोटॉन्स, वो बोलता है कि दीज पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो हमारा ये प्रोटॉन्स है जिसको हम P+ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड रेज पार्टिकल्स डिपेंड करती हैं कि नेचर कैसा है गैस का, यानी जो इसमें से एनोड रेज के जो हमने ऐसा करा था ना प्रोटॉन्स का, अभी मैंने करके दिखाया, उसमें से जो एनोड, तो जो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था इसमें से जो एनोड रेस के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे, तो हमने उसको बोला था कि पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स हैं। तो हमने ये भी बताया कि जो डिपेंड है, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द गैस पे, यानी गैस जो है हमारी लाइक हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, कोई भी गैस है हमारी, तो उसका जो है हमारा वो नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, देन हमने क्या बोला, और हमने बोला कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट इसको कर लेना, ठीक है, क्या कि जो मास है एंड चार्ज है, लाइक जो हमारा मास था और जो हमारा चार्ज है एनोड रेस पार्टिकल्स का, वो डिपेंड करता है नेचर कैसा लिया हमने गैस का, मतलब जो भी हमारा एनोड रेस पार्टिकल्स है वो सब कुछ, उसका मास चार्ज कैसा दिखेगा वो सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। एंड these named as protons which are positively charged and it is found in all the atoms। और हमने ऐसे जब हमें ये मिले एनोड रेस पार्टिकल्स, तो हमने उसको क्या बोल दिया, हमने उसको बोल दिया प्रोटॉन्स, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये हर एक एटम में प्रेजेंट होते हैं, हर एक एटम में, और ये एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। लाइक ये हमारा अगर ये एक एटम है तो इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे प्रोटॉन्स एंड एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ, ये जो एक और हमारे एक ऑर्बिट है, मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे कि
रुकिए मैं इसको रख करके अच्छे से बताती हूँ, 1 मिनट। कि देखिए ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेरा एक ऑर्बिट, देन ये मेरा एक और ऑर्बिट, फिर ये मेरा एक और ऑर्बिट, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, डिपेंड करते हैं कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ये जो हमारा ऑर्बिट है इस पे हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो हम उसको ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं। हम कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल पे जो हमारी ऑर्बिट है इस पर डॉट से, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी तो मैं एज अ रफ बना रही हूँ, ठीक है, ओके। और अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैसे करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है इसमें हम लिख देंगे कि ये प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, बस। अब कितने होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता लगेगा जब हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। क्यों होता है, क्योंकि जो मास है प्रोटॉन का, लाइक मैंने आपको बताया था प्रोटॉन का मास क्या होता है। हम आपको देख, 1 मिनट, 1 मिनट, देखते हैं हम क्या था। हमने देखा था स्टार्टिंग में मास ऑफ द प्रोटॉन कितना था, 1 मिनट गाइस, इसको क्या हो गया है, ये देखिए जो मास है प्रोटॉन का वो होता है 1U, ठीक है, और रिलेटिव चार्ज कितना होता है, +1, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के कैसे सिमिलर है ये हमें समझना है। तो देखिए जो हाइड्रोजन है ना, उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बताऊँ तो वो भी 1 होता है, प्रोटॉन्स बताऊँ तो वो भी 1 होता है, और न्यूट्रॉन्स 1, तीनों ही चीज़ जो है वो हाइड्रोजन में कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, ओके। अब जब ये 1 होती है तो इसका जो मोलर मास है, अब मोलर मास क्या होता है ये भी आपको समझ नहीं आएगा, आप आगे क्लास 9th में जब इसको और पढ़ेंगे डिटेल में, और आगे मतलब अभी आप तो क्लास 9 में ही हैं, पर जब इसे और आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मोलर मास, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1U, और वो ही हमारा किसका होता है, प्रोटॉन्स का। तो दोनों का ही सिमिलर होता है, हाइड्रोजन का और प्रोटॉन्स का 1U, ठीक है। एंड रिलेटिव मास हमें पता ही है कि वो भी 1U होता है। तो जो रिलेटिव मास है वही मास ऑफ प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का भी, ठीक है। U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसकी ये क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है, ओके। देन एब्सोल्यूट मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास जो मैंने आपको बताया था ना कि ये 1/1840 U होता है, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि 1U क्या होता है इसमें, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन्स का इंटू करते हैं अगर हम 1U का, हम 1/180 मल्टीप्लाई करते हैं, इतना टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो, ठीक है। देन और क्या बोला इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट है टू द चार्ज ऑफ, एक सेकेंड यहाँ तो रीड भी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। तो जो चार्ज है प्रोटॉन का वो इक्वल है एंड अपोजिट है टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। लाइक जो एक हमारा चार्ज था वो था हमारा +1 प्रोटॉन्स का, इसका क्या हो गया था, वो -1 हो गया था, है ना। इसका क्या था, 1U था, और इसका 1/1U 1840 था, तो क्या हो रहा था, एक तरह से अपोजिट ही था, है ना, ओके। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज था वो कितना था, जो हमने देखा था वो था हमारा रिलेटिव चार्ज। यहाँ पे मतलब हम एब्सोल्यूट चार्ज की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल चार्ज। वो होता था हमारा 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। और यही हमारा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है, ओके। अब बोला कि जो रिलेटिव चार्ज है वो +1, और एब्सोल्यूट मास कितना, 1.607 × 10⁻24। अच्छा ये जो है ये हमारा होगा ग्राम्स में, और ये हमारा होगा यू में, ठीक है, ओके। मैंने आपको डिफरेंस बताया था रिलेटिव चार्ज में और एब्सोल्यूट में। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, कि इसकी डिस्कवरी के लिए इन्होंने वापस से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली होगी, फिर उसमें कुछ किया होगा, इधर एनोड लगाया होगा, इधर कैथोड लगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं किया जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में किया। इन्होंने इसको बहुत ईजिली डिस्कवर कर दिया था, बट इतना भी ईजी नहीं, ठीक है। तो किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था इन 1932 में। और जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये हमें पता लगा था कि ये न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसमें कोई
नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, फिर इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं, अच्छा ये कहाँ होता है हमारे, जो हमारा ये न्यूक्लियस है एटम का, ये हमारे इसमें न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम के, फर्स्ट वाले को के बोलते हैं, सेकंड वाले को एल, थर्ड वाले को हम बोलते हैं एम, और एक फोर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं एन, ठीक है। अब इसको और डिटेल में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, इसी लेसन में हम पढ़ेंगे, एंड में आएगा वो, ठीक है। ओके, देन इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं जितने भी एलिमेंट्स के, जितने भी एटम है, जैसे मैं हाइड्रोजन का बोलूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटम कैसे बनेगा, ऐसे बस, ठीक है। क्यों ऐसे बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन्स इसके अंदर नहीं, तो वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो बनेगा एटम स्ट्रक्चर वो ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। ओके, ये कौन सा ऑर्बिट है, ये है के वाला ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम ऑर्बिट की जगह एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा खिंच भी हो कोई नहीं, बस ये याद रखिए, ये हाइड्रोजन का एटम हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बोला, जो मेरा ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, मैंने इसका ऐसे एटम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये कंटेन करता है न्यूट्रॉन्स, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। अब ये जो हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है ना, ऑर्डिनरी मतलब अलग से, सिंपल सा, इजी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है वो वन न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें हमारा सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हमारा न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास क्या नहीं होता, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, और कितने होता है वो, एक और एक होता है, ठीक है। ओके, अब इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है सिर्फ एन, ना ही इस पर नेगेटिव होता है ना ही इस पर पॉजिटिव, हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे एन, ओके। एंड ये जो है, ये हमारा एक सब एटॉमिक पार्ट इज़ नॉट, ये वाला जो सब एटॉमिक पार्ट है, ये थर्ड नंबर वाला, ये किस में प्रेजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन में। और जो मास है ऑफ ए न्यूट्रॉन, यानी जो रिलेटिव मास है वो 1 ही होता है, और इसके आगे ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, और जो उसका मास है वो इक्वल किससे होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के, लाइक मास क्या होता है प्रोटॉन का, जो होता है वही इक्वल होगा किसके, न्यूट्रॉन के मास के, ठीक है। ओके, और जो एब्सोल्यूट मास होता है, अब एब्सोल्यूट मास क्या, जो ग्राम्स में होता है, वो कितना होता है हमारा, इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नाउ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसका चार्ज जो है वो मैंने आपको ऊपर जो एक बॉक्स आया था उसमें बता दिया था। एंड न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये पता ही चल जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ अब आता है एक क्वेश्चन जिसको हम करते हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब कॉमन चीज़ है, ओके। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन जो है हमारा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक आपको पता है शेल्स कितने होते हैं, के एल एम और एक और एन, ठीक है। हम उसको ऐसे लिखेंगे, के में कितने होंगे हमारे, 2 होंगे, एल में हमारा, अच्छा इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है ना। अब 12 कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये कहाँ से आया 12 कहाँ से आया, इसका एटॉमिक मास कैसे आया अभी बताऊंगी, बस 1 मिनट, ठीक है। तो 12 होता है, ठीक है। अब के में हम जो हमारा के शेल है ना, उसमें सिर्फ हमारे 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। अब कितने बजे, फिर हमारे 10 बजे, वो 10 मुझे एल एम और एन में लाना होगा, ठीक है। अब जो हमारा एल है उसमें सिर्फ 8 आ सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें सिर्फ 2, इसमें 8, इसको हमें स्टेबल करने के लिए, इस एटम को स्टेबल करने के लिए हमें सिर्फ क्या लाना होगा, 2, 8, 8 एंड 8। एम में हमारे आते हैं 8, और इसमें हमारा है 2, 8 और 12 है, यानी हमें क्या लाना होगा, 2, 8, 2 लाना होगा यहाँ पे। अब हो गया हमारा ये 12, और ये जो हमारा एंड शेल है ये हमारा रहेगा खाली। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है उससे हमें पता चलेगा कि जो एटॉमिक मास है, मैं आपको देर से बता रही हूँ कि सोडियम का ये होता है और इन सब का ये होता है, तो वो एटॉमिक मास हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो क्या है कि हम प्रोटॉन्स जो भी हैं उनको प्लस कर देते हैं और
न्यूट्रॉन्स को अच्छा एक सेकेंड, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है, ओके। एटॉमिक मास निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास निकालने के लिए फार्मूला होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें हमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो निकालने के लिए हमें पहले चाहिए कि इसमें जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नंबर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, पर वो निकालने के लिए भी एक तरीका है। एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे इक्वल होता है प्रोटॉन्स के, ठीक है। तो प्रोटॉन्स को पता लगाने के लिए हमें नंबर पता होना चाहिए, है ना। तो हमें एटॉमिक नंबर तो याद करना ही पड़ेगा, बस इससे हमें क्या पता चल जाता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है सी का, कार्बन का, वो होता है हमारा 6, ठीक है, ओके। अगर इसका जो हमारा नंबर है 6 है एटॉमिक नंबर, तो अभी मैंने बताया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के। यानी अगर नंबर 6 है तो हमारा प्रोटॉन्स भी 6 हुए, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जो हमारा न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो हमारे प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर मैं वापस क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ, जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा आएगा 12। तो ऐसे करने से मेरा आ जाता है एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास ऐसे निकालते हैं, ओके ओके। सो ये तो हुई हमारी बात एटॉमिक मास की। अब हम बात करने वाले हैं मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। हम कुछ 3 लोग आए, उन 3 लोगों ने कैसे कैसे बताया कि एटम कैसा दिखता है और कैसा वो होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो सबसे पहले इंसान आए जिन्होंने बताया कि एटम का मॉडल कैसा है, वो थे हमारे थॉमसन, जे थॉमसन। और आपको याद होगा कि इन्होंने ही, जे थॉमसन ने ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी की थी, है ना, ओके। तो जो थॉमसन्स का मॉडल है हम पहले वो पढ़ेंगे। इनका जो मॉडल इन्होंने बताया था ना वो बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब टुच्चू सा बताया था। टुच्चू सा मतलब बहुत ही छोटा सा इजी, बहुत ही, आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा क्या बताया इसने, कुछ भी बताया एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इनका बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी थे इनके, ठीक है। फिर आए इनके बाद कौन आए? इनके बाद आया हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने थोड़ा अच्छा बताया, पर इनका भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स आ गए, क्योंकि जो हमारी केमिस्ट्री है वो होती है, कोई इन्वेंट करे उसका हम ड्रॉबैक निकाल दें ताकि नई चीज़ इन्वेंट हो, ठीक है, ओके। थॉमसन्स हो गया, रदरफोर्ड आया, फिर तीसरा कौन था जिसने बताया? वो तीसरे जो थे वो थे हमारे बोर, ठीक है, इन्होंने बताया फिर, ठीक है। और इनके भी ड्रॉबैक्स थे, पर इनके बाद कोई नहीं दे पाया, और अगर दे भी पाया होगा तो हम पढ़ेंगे इन द हायर क्लासेस, ओके। तो हमें इन 3 के बारे में ही पढ़ना, तो अभी हम थॉमसन्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का। तो जो थॉमसन्स थे उन्होंने बताया कि इनका जो मॉडल है ना उसको हम बोलते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम प्लम क्यों बोलते हैं, प्लम पुडिंग, है ना। और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं वाटरमेलन। इनका जो था उसको बहुत से नाम दिए गए थे मॉडल को, लाइक खीर होती है उसको वो दिया गया, प्लम पुडिंग दी गई, है ना, और क्या दिया गया, और वाटरमेलन दिया गया, ठीक है, बहुत सारे नाम दिए गए। अच्छा, ऐसे क्यों नाम दिए गए किसी एटम के मॉडल को? इसलिए दिए गए क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब कि जो ये स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से पूरा भरा हुआ है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड है। अच्छा, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आपने देखा कि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में एक शब्द भी बताया कि न्यूक्लियस है, नहीं, इन्होंने बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया कि पॉजिटिव जो है वो पूरी जगह फैले हुए हैं, इस पेयर में भी हैं, पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ हैं? ऐसे ऐसे फैले हुए हैं। लाइक आप ये डायग्राम देख ही पा रहे मैं आपको और बड़ा करके दिखाती हूँ डायग्राम को, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे फील्ड है और नेगेटिव ऐसे एम्बेडेड है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने न्यूक्लियस भी नहीं दिखाया अपने एटम में, जबकि हमने पढ़ा था कि जो एक एटम है हमारा उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसमें ही हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं ना। तो इन्होंने ये तो ऐसे कुछ भी नहीं बताया, यानी इनके तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं, और बिना न्यूक्लियस के एटम नहीं हो सकता। तो इनका तो हो गया ड्रॉबैक। एक और क्या था अभी हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने ये बोला कि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो सेम है, ठीक है, यानी जो नंबर्स हैं या जो भी इनका कुछ भी मास है, जो भी है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें वो इक्वल है। सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा फिर, ज़ीरो। जब प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है तो क्या हो गया, ज़ीरो ही होगा वो हमारा नेट चार्ज। ओके, तो इन्होंने ये बताया। अब इसे हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। तो इन्होंने क्या, ठीक है, आपको ये हमें पढ़ के पता ही चलिए कि इन्होंने बस दो चीज़ बताई। क्या बताई कि एक तो स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है ना। तो ये तो बहुत टुच्चू सा इन्होंने बता दिया, पर इन्होंने कुछ भी न्यूट्रॉन्स के बारे में भी नहीं बताया, है ना। और इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताई, और क्या नहीं बताया इन्होंने, और इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है चार्जेस का, एक तो ये नहीं बताया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का, यानी प्रोटॉन्स कहाँ पे है, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, है ना। और स्टेबिलिटी क्या होती है, बैलेंसिंग, वो भी इन्होंने नहीं बताया। लाइक 2, 8, 8 और 18 ऐसे होता है बैलेंस करना हमारे ऑर्बिट्स को, जो मैंने आपको ऑर्बिट्स बताए थे, है ना। तो उनको बैलेंस करने के लिए के शेल में हमारे 2 होने चाहिए, एल में 8, एम में 8 और एन में 18। इन्होंने ऐसा कुछ भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, यानी ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बताया, या एनर्जी लेवल्स। ओके, अब देन हमें पता है कि जो अट्रैक्टिव मतलब अपोजिट चार्ज है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये कैसे नहीं हुआ इनके एटम में, लाइक इनका एटम क्या बताया था कि ये एटम है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, है ना। तो इन दोनों को क्या करना चाहिए था, आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए था, है ना। पर ये तो अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे थे, और ये क्या थे, न्यूट्रल थे। न्यूट्रल कैसे हो गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या थे, ये दोनों जो थे एकदम से क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल है, तो इनका नेट चार्ज 0 हो गया, तो इसलिए न्यूट्रल हो गए। दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इसमें ये जो स्कैटर क्यों नहीं कर रहे थे, इसमें अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अगर ये बताते तो इनका शायद ये काम भी आ जाता, पर क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले। तो फिर रदरफोर्ड ने सोचा कि हम बताएंगे कि कैसे है एटम का मॉडल या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको बताने के लिए रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है कि हमने कुछ रेस को भेजा एक शीट के पास से, और वो रेस ने क्या किया और हमने क्या उसमें से ऑब्ज़र्व किया, तो उसको हमने बोला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ठीक है। तो इन्होंने कैसे किया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ली एक गोल्ड की फॉइल। किसकी फॉइल ली, गोल्ड की, ठीक है। ओके, एंड इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा रेज होती है ना, अल्फ़ा रेस, उसको पास किया इसमें से, ठीक है, अल्फ़ा रेस को, ठीक है। अल्फ़ा रेस को पास करने के बाद जो गोल्ड फॉइल थे उन्होंने हमें, देखिए इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, वेट। क्या ये गोल्ड फॉइल है, इसमें हमने कैसी रेस भेजी है, अल्फ़ा रेस, ठीक है। अल्फ़ा रेस भेजने के बाद इन्होंने ये बताया कि जो हमारी गोल्ड फॉइल थी इसमें क्या है, ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे एटम, ठीक है, एटम है, ठीक है। सो एट एन इन, फिर क्या बोला यहाँ पे है, सो इंडिविजुअल लेवल वी आर कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशन अबाउट एन एटम अल्फ़ा रेज। अच्छा, फिर उन्होंने बताया है कि जो हमारी अल्फ़ा रेज हैं वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज हैं, और वो कंसिस्ट करती है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। यानी जो हमारा He हीलियम का न्यूक्लियस है उसमें क्या है, अल्फ़ा रेज जो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इन्होंने हमें क्या क्या बताया कि गोल्ड फॉइल से इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो कि अल्फ़ा रेज क्या थी, हमारी पॉजिटिव चार्ज थी, और जो हमारा जो हमने भेजा था हमने, गोल्ड फॉइल जो थी हमने जिसमें दी थी, जिसके द्वारा हमने ये रेस भेजी थी, उसमें क्या था, एटम था, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे किया, तो उसको बहुत अच्छे से देखना है गाइस। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये है एक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स,
अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स क्या होता है, जहाँ से ये लाइट उसको भेज रही हैं, ठीक है। तो जहाँ से इन्होंने लाइट भेजी वो था ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स। अब जब इन्होंने ऐसे लाइट भेजी तो क्या हुआ, जो हमारा ये आप ऐसे ये देख रहे हैं ना, ये है हमारा एक डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिस पे क्या, ये सॉरी डिफ्लेक्टेड कह रही हूँ, ये है हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अच्छा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों है, हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसलिए ली है ताकि जो भी इसमें रेस जो होंगी, लाइक बीच में ये क्या है, हमारी गोल्ड फॉइल है और इसने इतनी सारी जो ये रेस दे रखी है, एक सेकेंड आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो रेड रेड लाइट रेज आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये रेस है। अच्छा, ये रेस हमें डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, इस रेस को देखने के लिए हमने लगाई है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। जब याद कीजिए, जब डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हमने तब भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। वो इसलिए ही लगाई थी ताकि अगर कोई भी रेस जो भी उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं, जो हो रहा है उसके अंदर, वो हम देख सकें, तो उसको देखने के लिए हम लगाते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। ओके, ये है तो गोल्ड की फॉइल, ठीक है। और ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। अब अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स क्या है, देखिए गोल्ड फॉइल में कैसे कैसे हुआ, उसको देखने के लिए हमें एक और डायग्राम देखना पड़ेगा, है ना। वो आपकी बुक में कुछ ऐसा दे रखा है, 1 मिनट ऐसा, है ना। तो ये क्या है, जो हमने ये गोल्ड फॉइल ली थी ना, देखिए ये हमारा क्या था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, है ना। उसमें यहाँ पे हमने क्या लगा रखी थी, गोल्ड फॉइल। तो इस गोल्ड फॉइल ने जो भी ये सब किया, उसको हमने इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह से देखा। तो हमने क्या देखा, उसको हमने इस डायग्राम में बड़ा करके रदरफोर्ड ने हमें दिखाया है, ठीक है। ओके, इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या थे। मोस्ट ऑफ द रेज जो थी स्ट्रेट पास हो गई। कैसे स्ट्रेट पास हो गई, अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 2 स्ट्रेट हो रही है पास, ये भी है 3 4, है ना। बहुत सारी रेज जो थी वो सीधी निकल गई। लाइक मैं आपको डायग्राम भी हाथों हाथ बनाती रहती हूँ। ये है, देखिए उसने बताया था कि जो हमारे ये गोल्ड फॉइल है उसमें क्या थे, एटम्स थे। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिए, एटम्स, ठीक है। अब ये जो एटम्स, तो ये हमारे क्या हो गए, एटम जो उस गोल्ड फॉइल में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, 3 एटम, मैंने भी 3 एटम से ही बता रही हूँ। तो क्या हुआ, इसमें पहला बोला है ऑब्जर्वेशन, जो ये कि इसमें ये जो हमारे गोल्ड फॉइल है, इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने एटम से अल्फ़ा रेस कैसी थी हमारी, पॉजिटिव चार्ज, जब इनको पास किया तो क्या हुआ, ठीक है। तो जब हमने अल्फ़ा रेस को पास किया तो अब क्या हुआ, उसमें जो बहुत सारी रेस थी अल्फ़ा रेस, वो सीधी निकल गई, एकदम सीधी। लाइक ये इसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, या हमारा एटम है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ से एकदम सीधी निकल गई हमारी लाइंस, ठीक है। अच्छा, एक एटम में से हमने सिर्फ एक ही रे को पास नहीं किया है। देखिए मेरा एटम है, तो इसमें से मैंने कई सारी रेस को पास किया। अच्छा, क्या ये रेस मुझे दिखती, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये रेस मुझे दिखती अगर यहाँ पे मैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है मेरी वो नहीं लगाती, मैं नहीं दिखता ना। अगर मेरे को वो ये सब ऑब्जर्वेशन देखने हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो ऐसे थी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। एक तो था कि जो रेस थी वो सीधी पास हो गई थी, ठीक है। अब और क्या ऑब्जर्वेशंस थे कि जो कुछ रेस थी अल्फ़ा रेस, वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट करेगी थ्रू सम स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, यानी कि ऐसे जाके ऐसे हो गई, और या फिर ऐसे जाके ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्मॉल एंगल एक बिगर एंगल बन रहा है ना, तो कुछ ऐसे हो रहा था, ठीक है। और कुछ रेस क्या आती है, रीबाउंड हो गई बैक, रीबाउंड बैक मतलब वो मतलब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गई, इससे टकरा के बस यहीं से आ गई, तो रीबाउंड हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखे, जब गोल्ड फॉइल से जो रेस थी अल्फ़ा रेस, जब वो उससे टकरा के जो भी हुआ ऑब्जर्वेशंस हुए वो हमने देखे, ठीक है। तो ये 3 ही ऑब्जर्वेशन थे। अच्छा, अब ये सब जो हुए, ये किस वजह से हुए, इनका इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस हुए ये किस वजह से, तो वो हम अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और बतानी थी मुझे, ये कि देखिए ये हमारा क्या था, ये जो था ये था हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, ठीक है। एक सेकेंड,
1 मिनट रुकिए गाइस, बस। ओके देखिए, ये जो है ये क्या है, हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। इसकी वजह से ही ये जो रेज है ये जा रही है, यही हमें इसकी वजह से ही दिख रही है। ओके, ये क्या था हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिससे अल्फा पार्टिकल्स हम वो अल्फा रेज जो थे हम दे रहे थे, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ, ये जो थिन गोल्ड फॉइल बीच में है ना, इसने क्या कैसे कैसे रेज दी वो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो वो हमने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि जो हमारी ऐसी कुछ रेस थी वो ऐसे क्या हो गई, लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कुछ स्ट्रेट्स निकल गई, कुछ क्या हो गई स्मॉल एंगल्स पे हो गई, फिर स्ट्रेट निकल गई, ठीक है। और फिर क्या हो गई, कुछ रीबाउंड हो गई, ठीक है। अच्छा, ये सब देखो, ये जो थी जो एक चीज़ और नोट अब बाद में करेंगे, चलो वो नोटिस आपको जो करवाना है मुझे, ठीक है। तो कुछ सीधी निकल गई, ये देखिए, है ना। तो क्या हो रहा है, कुछ रेज जो है कुछ सीधी निकल रही है, कुछ स्मॉल और लार्ज एंगल्स पर रही है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी बिल्कुल अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है, 360 डिग्री कोई भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो वो रिबाउंड हो ही रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है ना, तो वो अब हम देखेंगे। अच्छा, ये एक बात और नोटिस कीजिए कि देखिए, जो हमारा स्मॉल कह रही हूँ, जो हमारा टर्न्ड बैक हो गया, वो कहाँ से हुआ, न्यूक्लियस से टकरा के हुआ और यहाँ से हो गया, है ना। और इन्होंने न्यूक्लियस का मॉडल कैसे दे रखा है कि एक तो इन्होंने सर्कल लिया है, ठीक है, और उसमें बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। इन्होंने देखिए न्यूक्लियस को अलग से बताया है एक एटम में, पर जो थॉमसन्स थे उन्होंने डायरेक्ट एक ऐसे बता दिया, और यहाँ पे प्लस है नेगेटिव है, प्लस है नेगेटिव है, ऐसे उन्होंने बता दिया। तो इसलिए उन्होंने खीर, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन ऐसे नाम दिए गए थे, ठीक है। जिसमें जो प्लस और माइनस थे वो हमारे खीर के जो बादाम काजू फ्रूट्स वो होते हैं, नट्स वगैरह ये सब थे। और जो ये हमारा जो बाकी का स्पेयर था वो हमारा क्या था, खीर थी बाकी की, जो दूध होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो था थॉमसन्स का। अब हमने जो रदरफोर्ड का देखा उसमें उन्होंने क्या बताया कि एक सर्कल है, स्पेरिकल है, जिसको हमने बोला एटम, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों एक साथ रहते हैं मिलके, ठीक है। और ये जो हमारा स्पेरिकल स्पेयर है, यहाँ पे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे एम्बेडेड हैं। ये आप इस एटम में देख पा रहे हैं जो गोल्ड फॉइल का है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या क्या ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे किस वजह से हुए। तो जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है वो हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, एकदम सीधे निकल के पास हो गए थ्रू द फॉइल विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन, यानी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के वो क्या हो गए, एकदम सीधे पास हो गए। तो वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि एटम में बहुत सारी स्पेस क्या थी, खाली थी, तभी तो वो सीधे निकल गए। अगर एटम में स्पेस होती तो फिर वो सीधे नहीं निकलते, वो क्या हो जाते, उससे टकरा के एकदम ऐसे बाउंड हो जाते हैं ना, पर ऐसे वो बाद में हुए। जो कुछ सीधे निकल गए वो किस वजह से हुए, क्योंकि उस एटम में क्या थी, खाली स्पेस थी, तो इसलिए वो एकदम सीधे निकल गए। ओके, इसको आप ऐसे ही मान सकते हैं, लाइक अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अगर आपके सामने, इसको मैं रफ कर देती हूँ फिर देखते हैं, एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे एक और खड़ा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ सीधे जाना तो आप क्या जा पाएंगे, नहीं। वो कह रहा है कि मैं यहाँ से नहीं दूंगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकल इधर मुड़ के और फिर इधर से चले जाएंगे, है, आप ऐसे ही करेंगे। पर अगर यहाँ पे ये इंसान ना होता तो आप क्या करते, सीधा निकल जाते। तो यही यहाँ पे रास्ता खाली है, तो वही चीज़ है कि ये जो एटम है इसको मान लीजिए आप कि अल्फ़ा रेस, ठीक है। ये अल्फ़ा रेस के आगे कोई इंसान नहीं था, यानी कोई भी कुछ नहीं था, ना इलेक्ट्रॉन्स ना प्रोटॉन्स। तो इसलिए वो एटम जो था वो जो था उस एटम में से सीधा निकल गया उस रास्ते पे, तो एटम क्या था, फिर खाली था, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा था वो क्या था कि कुछ डिफ्लेक्ट कर गए थे स्मॉल एंगल्स पे। ये क्यों हुआ था, ये जो डिफ्लेक्ट कर गए थे स्मॉल एंगल्स पे, ये इसलिए हुआ था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस था उस ये न्यूक्लियस से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एटम है, इसके अंदर ये क्या है, हमारे प्रोटॉन्स, ठीक है। इस एटम को डिलीट कर रही हूँ मैं, बस न्यूक्लियस रख रही हूँ, एटम को हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के वो बहुत ही कम स्पेस ले रहा है, बहुत ही कम। तो इसमें से जब ये आए हमारे तो ये कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी स्पेस जो है वो हमारे एटम में क्या थी, पहले जो हमने देखा था कि वो खाली थी, ठीक है। सेकेंड हमने देखा कि क्या है, जो बहुत कम स्पेस है, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है अपनी स्पेस, वहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है। तो जहाँ पे कम स्पेस है इसलिए उस कम स्पेस में से ही वो क्या हो गया, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। देन क्या देखा हमने, थर्ड क्या देखा था हमने कि कुछ जो थी वो रीबाउंड हो गई थी। रीबाउंड मतलब लाइक ये हमारा एटम है,
और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो वो यहाँ से ही यहाँ चली गई थी। अब वो ऐसे क्यों हुआ था, क्योंकि इस न्यूक्लियस में हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, है ना, और जो मास है हमारे गोल्ड एटम का वो भी था, है ना। इसमें क्या क्या था हमारे, एक तो पॉजिटिव चार्ज था और मास था गोल्ड एटम का, वेयर कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो इसमें ही ये जो हमारा 1 मिनट, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें ही बहुत कम स्पेस थी, बहुत कम वॉल्यूम है ना, तो इसलिए इससे टकरा के वो बस यहीं से ही रिबाउंड हो गया, ठीक है, ओके। और एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रेपेल करते हैं, है ना, रेपेल करेंगे। तो एक रेपेल क्यों कर रहे हैं ये, अब देखिए, जो अभी हमने देखा, देखिए हमने क्या किया, ये हमारा न्यूक्लियस था, सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या हमारी अल्फा रेस, ये अल्फा रेस आ रही है। अच्छा, अल्फा रेस क्या था हमारा, ये हमारा था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसमें क्या भी है हमारा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों फिर क्या करेंगे, रेपेल। तो रेपेल की वजह से ये जो अल्फा रेस पॉजिटिव थी ये क्या हो गई, यहाँ से ही रीबाउंड हो गई, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि, दोबारा समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मेरा न्यूक्लियस है, ये अल्फा रेस है, ठीक है, ये अल्फा रेस है। तो अल्फा रेस क्या था हमारा, पॉजिटिव था, और न्यूक्लियस भी क्या था, पॉजिटिव था। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों करेंगे हमारे रेपेल। तो रेपेल की वजह से जो ये अल्फा रेस थी वो जैसी इसमें गई, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव था उससे टच हुई, एकदम वो क्या हो गई, रिपेल कर गई, तो इस वजह से वो क्या हो गई, रीबाउंड हो गई, ठीक है। देन रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंक्लूडेड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमने देखा गोल्ड फॉइल का स्कैटर, पहले इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने 2 एक्सपेरिमेंट किया थे, ठीक है, एक किया था इन्होंने गोल्ड फॉइल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देन इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल बताया था कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखता है, क्योंकि थॉमसन ने तो बताया नहीं था और उसी की वजह से उसका ड्रॉबैक निकला था, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं बताऊंगा न्यूक्लियर मॉडल। तो इन्होंने जब न्यूक्लियर मॉडल बताया तो अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने क्या बताया कि बहुत सारी स्पेस क्या है, खाली है, और जो सेंटर है एटम का उसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के प्रेजेंट है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सपोज इट्स अ न्यूक्लियस एंड दिस इज माय एटम। अब इसमें तो बहुत सारी ऑर्बिट्स होते हैं एटम में, है ना, तो मैंने कर दिए 3 ऑर्बिट्स ड्रॉ कर दिया, और इनको अब एनर्जी लेवल से होते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे है मेरे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों हैं, और यहाँ पे मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको मैं ऐसे बनाती हूँ, आपको मैम ने सिखाया होगा अभी क्लास में, और नहीं सिखाया तो हम अभी करेंगे, डू नॉट वरी। हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर जो किया था, इसका पहला चैप्टर, फिर ही तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, तो उसमें हमने करा भी था, कोई याद होगा, और उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, ओके। तो ये तो चीज़ आपको हो गई क्लियर। नाउ फिर एक और नॉन न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बोला कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो सेम है नेगेटिव चार्ज के, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो मास है वो प्रोटॉन्स के मास के इक्वल है, और इसी वजह से जो नेट चार्ज है, यानी टोटल चार्ज, नेट मतलब क्या होता है, टोटल, तो जो टोटल चार्ज है वो हमारा हो जाता है 0, ओके। देन अब इनका भी ड्रॉबैक निकला, तभी तो बोर का मॉडल आया होगा। तो इनका ड्रॉबैक क्या निकला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिवॉल्व कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के, है ना, यानी देखिए ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे सपोज़ ये मेरा एटम है और इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो इसका ये जो ड्रॉबैक बोल रही हूँ मैं, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे, इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, फिर अट्रैक्ट। ये तो भाई थ्योरी है, ये तो एक बेसिक लॉ है, तो इन दोनों ने भी अट्रैक्ट किया होगा। अगर इन दोनों ने अट्रैक्ट किया होगा तो फिर ये आपस में जो है आपस में टकराए होंगे, और टकराने की वजह से एटम को ख़त्म हो जाना चाहिए, एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। देखिए उन्होंने भी बोला कि जो थ्योरी है मैक्सवेल की वो कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है
यानी जैसे नेगेटिव जो था वो चार्ज पार्टिकल था वो एक्सेलरेट करता है मोशन में, यानी मोशन में घूमता है तो वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, एंड फिर वो जो चार्ज बॉडी है जब वो घूमेगी तो एनर्जी लॉस होगी, यानी रेडिएशंस निकलेंगी, और अगर वो रेडिएशंस निकलेंगी तो वो अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्ट होगा तो फिर न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी इनका जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है एटम यानी वो गलत है, यही हमने रदरफोर्ड के में भी देखा था। तो इसी वजह से आई फिर बोर की थ्योरी। तो बोर की थ्योरी ने उन्होंने कर दी प्रॉब्लम सारी सॉल्व। उन्होंने क्या बोला कि टू ओवरकम द लिमिटेशंस, जो भी लिमिटेशन हमने देखे यानी जो भी ड्रॉबैक्स हमने देखे रदरफोर्ड के, उसमें क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा बस न्यू कंसेप्ट डाल दिया, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, हल्का सा न्यू कंसेप्ट डाला, और जो एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था ना रदरफोर्ड ने, उसमें बस हल्का सा इन्होंने चेंज कर दिया। क्या मतलब किस तरीके से हल्का चेंज मैं बोल रही हूँ, लाइक आपने बनाई मखाने की खीर, ठीक है, अब आपने उसमें कोई फ्रूट्स ऊपर से जो नट्स वगैरह हैं वो कुछ भी नहीं गेरे, ठीक है, आपने उसमें पर जो जैसे ये बना है, ठीक है, इसने जब खीर बनाई तो उसमें बस गेरे मखाने, ठीक है, मखाने गेर दिए इस खीर में, ठीक है, पर एक और आया, उसने कहा मेरी इसी रेसिपी में मैं बस थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, और वो क्या कि इसमें मैं बादाम, काजू, किशमिश ये सब गेरूँगा, तो है तो वही, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। तो उसी तरीके से जो रदरफोर्ड था उसने सिर्फ मखाने गेरे, पर जब बोर आया तो उसने काजू, बादाम, किशमिश सब गेर दिया खीर में। तो वही बोर की थ्योरी है, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया, और उन्होंने बहुत डिटेल में, और एकदम जो भी उन्होंने बताया वो फाइनल था, क्योंकि उन्होंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया, पर इसके भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस निकले, पर उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, ठीक है। फिलहाल 9th में तो अभी तो कोई नहीं आया, क्या पता 11th और 12th में आ जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट बोर थ्योरी, इन्होंने बोला कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये तो हमने भी पढ़ा था अभी तक, हमने ये रदरफोर्ड ने भी बोला, और ये किसने भी बोला, जो थॉमसन थे उन्होंने भी बोला। उन्होंने बोला था ना कि जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, किस में, मास में, चार्जेस में, और नंबर में भी, है ना। तो जो नंबर है प्रोटॉन्स का और नंबर इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वल है, यानी अगर प्रोटॉन्स जो है वो मेरे 6 है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, है ना। अगर मेरे ये 7 है तो मेरा इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, तो इक्वल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने फर्स्ट चीज़ बताई, ठीक है। सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि इन द सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये तो रदरफोर्ड ने बताया, है ना। अभी आप कह रहे हैं कि ये तो सब रदरफोर्ड ही बता रहा है, तो फिर उसने नई थ्योरी क्या दी, आएगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक है, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। तो इन दी न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें, अच्छा एक इन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया, पर जो हमारे रदरफोर्ड थे और जो हमारे थॉमसन्स थे उन्होंने क्या न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था, नहीं बताया था। वो बस पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जिसने न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करी वो पहले बंदे थे बोर, नील बोर, ठीक है। तो जिन्होंने पहली बार बात करी, तो जो अभी तक मैं आपको बता रही थी ना रदरफोर्ड के, मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड फॉइल थी उसमें, न्यूक्लियस में ये एटम जो था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव के बारे में ही बात की रदरफोर्ड के और थॉमसन्स के मॉडल में, ठीक है। उन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जो हमारे बोर थे उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें, अभी देखिए मैंने बोला ना थोड़ा सा ही चेंज है, बस उसने काजू घेरे थे, इसने बादाम बादाम, मखाने, काजू सब घेर दिए, ठीक है। तो इसने क्या घेरा, बोर ने, इसने घेरा प्रोटॉन्स तो थे ही, प्रोटॉन्स हमारे यहाँ मखाने थे, ठीक है। बादाम में क्या गिर गया, बादाम की जगह गिर गए न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारा ये न्यूक्लियस था इसमें इन्होंने बस ये बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है वो नो चार्ज यानी वो न्यूट्रल होता है, कोई भी उस पर चार्ज नहीं होता है। तो अब इन्होंने एक नई चीज़ और बताई जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ वीडियो के, अबाउट द KLMN ऑर्बिट्स, जिनको मैंने एनर्जी सेल भी बोला था, ऑर्बिट्स भी बोला था, है ना। ये सब जो मैं आपको बताई थी तो वो इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। वो रदरफोर्ड, थॉमसन किसी ने नहीं बताया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ये न्यूक्लियस है ना,
देखिए मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा जो न्यूक्लियस है इसके आउटसाइड और भी बहुत सारे ऐसे क्या हैं, लेयर्स में हैं, ठीक है। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं शेल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये देखिए शेल्स और एनर्जी लेवल्स है ना, डिजाइंड विद SKLMN एंड सो ऑन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो इस हमारा ये न्यूक्लियस है इसमें क्या है, शेल्स है, एनर्जी लेवल से, डिजाइंड है विद KLMN चारों से, जिसमें K भी है, L भी है, M भी है, N भी है, ठीक है। तो वो कैसे हैं कि देखिए ये हमने मैं ड्रॉ कर देती हूँ दोबारा, वो गलत हो गया ना। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक लेयर, देन ये, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये वाला फर्स्ट जो है ये हमारा है K, ये है हमारा K, ये है हमारा L, ये है M और एक और है जिसको हम बोलेंगे N, ये हो गया N, ठीक है। तो इतना याद रखना है पहले, ठीक है। तो मैं आपको इसको रफ करके अब आपको यही दिखा देती हूँ जो इसमें ड्रॉ है। ये देखिए आपको अब अच्छे से दिख रहा है ये। तो क्या है इसमें कि उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस। देन ये जो फर्स्ट शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये वाला फर्स्ट शेल है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओके। देन ये हमारा सेकेंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये, तो ये है हमारा सेकेंड शेल और ये है हमारा थर्ड शेल, ठीक है। तो जो सेकेंड शेल है, देखिए हमारा जो फर्स्ट शेल है हम उसको क्या बोलेंगे, K बोलेंगे, सेकेंड वाले को L, थर्ड वाले को M और फोर्थ वाले को N, ठीक है। अब ये जो है ना ये 4 तक ही सीमित नहीं है, ये आगे भी है, O P ऐसे भी है, पर जो मेन है वो हमारे ये 4 ही है। अच्छा अब बात ये आती है कि मेन जो है वो हमारे 4 ही क्यों है ना। तो जो मेन है वो हमारे 4 इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो पीरियोडिकल टेबल होता है ना उसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना कि जो हमारा पीरियोडिकल टेबल होता है उसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर, वो जो है जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे, वो हमारा उसमें 4 मतलब N शेल तक ही सीमित होता है, 4 शेल तक, ठीक है। इसलिए और क्यों 4 शेल तक, क्योंकि देखिए जो हमारा फर्स्ट शेल है, 1 मिनट, जो हमारा फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक मैंने लिया है सोडियम, ठीक है, सोडियम में क्या होता है 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है अगर वो 11 है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या बोल रही हूँ, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो देखिए अगर मैं इसको इसमें इसके अकॉर्डिंग लिखूँ, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए पहले एटॉमिक नंबर लिख लिया, ठीक है। अब उसको ऐसे KLMN लिखने के बाद हमें उसके जो K है उसमें 2 ही आएंगे, तो हमने 11 में से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने K शेल को दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे, जब 11 में से हमारे 2 जाएंगे तो हमारे पास कुल 9 बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें इन तीनों में लाना है ना। तो उन तीनों में लाने के लिए वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इतना पता है कि जो हमारा L यानी सेकंड शेल है उसमें हमारे सिर्फ 8 आते हैं, है ना। तो जो हमारे पास ये 9 थे इसमें से मैं अगर 8 निकाल लूँ तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, सिर्फ 1 बचेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, L शेल में 8 लिख दिया, अब मेरे पास बचा है बस 1, तो मैं उसको M शेल में 1 लिख दूँगी, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई कि हमने Na का कैसे किया, सोडियम का। पर जो हमारा M है उसमें कम से कम आते कितने हैं, जो हमारा थर्ड है उसमें हमारे कम से कम 18 आते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जबकि 11 लिया था, बड़ा एटॉमिक नंबर लिया था, फिर भी वो 1 तक सीमित रहा, ठीक है। अगर मैं चलो तो फिर इसलिए जो हमारे मेन है वो 4 तक है। अच्छा जो ये है हमारा एक और चीज़ कि हमारा K शेल में आ गए 2, L शेल में आ गए 8, M शेल में आते हैं 18 और N शेल में आते हैं हमारे 32, ठीक है। इससे आगे आपके 32 से आगे जा ही नहीं सकते पीरियोडिक टेबल में, ओके। इसलिए हमारे जो 4 ही होते हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट। तो ये तो बात करी हमने कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट शेल्स होते हैं कितने होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी,
जो भी शेल है उसके पास क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि अच्छा यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और वैसे जो एनर्जी है वो आप पढ़ेंगे क्लास 11 में और डिटेल में, ठीक है। तो अभी इतना ही याद रखिए, अभी जो एनर्जी है वो इनका इलेक्ट्रॉन्स है और इनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेम शेल इट नेवर लूज और गेन्स एनर्जी। यानी कि जब हमने ये बोला कि इसमें फ़िक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी अगर एक शेल, हमारा जो एक शेल है उसमें अगर 2.18 इंटू 10⁻34 एनर्जी है, ठीक है, सपोज इतनी एनर्जी है, तो हमारा जो सेकंड शेल है उसमें भी इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि सब शेल्स में क्या होती है, फिक्स होती है एनर्जी, ठीक है। अच्छा, मतलब हमारा जो फर्स्ट है उसमें कितने होंगे, 2.18 इंटू कुछ, ठीक है। और अगर ये तो फर्स्ट की बात हुई, सेकंड की बात करूँ तो 2 इंटू दिस एनर्जी, तो हमारा आ जाएगा सेकंड एनर्जी। तो एक तरह से फिक्स्ड ही चल रही है ना, ठीक है। और क्या बोला है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही शेल में रहेंगे तब तक ना ही वो गेन करेंगे और ना ही वो लूज़ करेंगे। क्या लूज़ करेंगे और ना ही गेन करेंगे, एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है। और एक और बात बता दूं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज़ ये मेरा एक शेल है और ये एक शेल है, अगर अभी मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो इसे मैं बोलूँगी ग्राउंड स्टेट। क्या बोलूँगी, ग्राउंड स्टेट या फिर लोअर स्टेट, और इसको मैं बोलूँगी हायर स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ जाता है तो क्या होता है वो आप पढ़ेंगे 11 में। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो एक शेल से दूसरे शेल भी जाता है, पर जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी शेल में घूम रहा है तब तक एनर्जी जो है ना ही वो गेन होगी और ना ही लूज़ होगी। और जैसे ही हमारा एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस शेल में आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी गेन होगी, ठीक है। ओके, ये तो बात हमने करी अबाउट बोर थ्योरी, ये ठीक है। एक और है बोर थ्योरी में कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर हमें डिटरमाइन करना है कि ये मेरा एक शेल है, ठीक है, इसको मैं नाम दे रही हूँ के, ठीक है। अब जो मेरा के शेल है उसमें मुझे पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। अब ये कैसे है देखिए बताती हूँ। लाइक अगर मैं के शेल ले रही हूँ तो के शेल मेरा कौन सा होता है, फर्स्ट है ना, तो इसमें n क्या हो गया मेरा 1, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि अगर मेरे पास सोडियम जो है वो है, मेरे पास सोडियम है, ठीक है, तो के शेल में कितने उसके मेरे पास वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू 1⁻², ठीक है। n क्या क्या मैंने दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि अगर हमें पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। अब इसको लगाएंगे कैसे, इसे देखिए, जो यहाँ पे हमारा n है इसमें उसका मतलब है कि हमारा कौन सा शेल है, नंबर ऑफ़ शेल। जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ के शेल, चलो के नहीं, मैं ले रही हूँ m, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा m शेल जो है वो मेरा थर्ड शेल है, थर्ड नंबर का शेल है, तो मेरा n क्या हो जाएगा इसमें 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरीके से अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती हूँ कि m में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब देखिए कितने होंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 2 इंटू 9 इज़ 18। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा के में होते हैं, वो के बोल रही हूँ मैं, 1 मिनट, कि जो हमारा m शेल होता है उसमें हमारे होते हैं 18 और n में होते हैं हमारे 32, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। अगर आपको और आगे के निकालने हैं कि O P इन सब में कितने होते हैं तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला था ये मैं बताया था बोर-बुरी रूल ने, इसको हम बोर-बुरी रूल से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर ये है, सोडियम का 11 है, ये क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। लाइक अगर मुझे फाइंड करना है कि एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, तो मैं z लिखूँगी, ओके, कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब
नंबर जो है वो तो हमें याद करने पड़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नहीं निकाल पाएंगे, और अगर प्रोटॉन्स नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक आपको याद होनी चाहिए। देन एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक मास हमारा डिनोट होता है ए से, इसको हम लिखते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मैंने बोला तो हमें पता है कि प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, हमारे जेड के एटॉमिक नंबर के, तो जेड प्लस एन बी इसका फॉर्मूला है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो मेरा z है, x है, ये मेरा एलिमेंट है, a क्या है, मेरा मास नंबर। हम इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। पहले हम लिखेंगे जो भी हमारा एलिमेंट है, सपोज मेरा एलिमेंट है Na, जिसको मैं बोलती हूँ सोडियम। ठीक है, अब a क्या था हमारा ऊपर, मास नंबर। ए को अगर हम मास नंबर बोलते हैं तो हमारा सोडियम का मास नंबर हमें कैसे पता कि क्या है, हमें तो नहीं पता क्या है मास नंबर, तो हम उसे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखिए इधर ढंग से, कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो हमें ये निकालना है। हम इसे तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स हमारे किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो हमें एटॉमिक नंबर इसका पता होना चाहिए, और इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 11। अब मुझे क्या निकालना था, मास नंबर। अब मैं निकाल सकती हूँ ईज़िली, है ना। तो जो हमारा, नहीं अभी भी इजीली नहीं निकल सकता है, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन्स नहीं पता हैं कितने हैं, तो हमें मास नंबर भी पता होना चाहिए या फिर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा न्यूट्रॉन्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो मास नंबर को ए से डिनोट करते थे, वो हमारा किसके इक्वल है, जेड प्लस एन के। मेरा जेड क्या है, 11 है, प्लस एन। अब एन भी नहीं है, ए भी नहीं है। ए को मैं आपको बताती हूँ कि सोडियम का हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। ठीक है, 23 अगर मेरा इसका होता है एटॉमिक मास, तो अब आ जाएगा हमारा क्या, एन हो जाएगा हमारा फिर 23 माइनस 11, और एन आ जाएगा हमारा 12। तो देखिए, बस प्रोटॉन्स में अगर हम +1 कर दें तो वो हमारा हो जाता है मास नंबर इक्वल्स टू के। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा +1 कर दो तो न्यूट्रॉन्स में तो वो हमारा मास नंबर के इक्वल हो जाता है, नहीं। कम से कम आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तभी आप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो हम निकाल लेंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन के इक्वल होता है ना, बताया था। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो जैसे सोडियम था हमारा, सोडियम में प्रोटॉन्स कितने, 11। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, तो प्रोटॉन्स अगर 11 हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11। ईजी, ओके। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आइसोटोप्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स, एटम के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास प्रोटॉन्स जो है वो सेम होता है पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, यानी प्रोटॉन्स जो है वो सेम और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, डिफ़र करते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, हमने तो पढ़ा कि मतलब ये तो पढ़ा हमने कि हाँ चलो डिफरेंस होता है, पर कैसे, ये डेफिनेशन जो अभी मैंने बताई इसको इतने अच्छे से इसको मत कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत से बच्चे इसी को कर लेते हैं। ये की जगह आप ये याद रखिए, पहले समझिए कि आइसोटोप होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका ज़्यादातर लेते हैं जो आइसोटोप फॉर्म। अच्छा, मैं आपको आइसोटोप भी बता दी थी पहले, वेट, कार्बन का लेते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का ले सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। कार्बन जो है हमारा, उसके 3 टाइप्स में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। अब जो एक एलिमेंट जब 3 टाइप्स में होता है तो हम उसको आइसोटोप क्यों बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, वो भी 3 टाइप का होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना, ऐसे पीट्रियम, ये सब होते हैं।
तो वो सब क्या है, वो कैसे आते हैं, उनको हम आइसोटोप क्यों बोलते हैं, वही चीज़ हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कार्बन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इसका एक चीज़ सेम होता है, वो क्या, देखिए यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखते थे, ए, नीचे जेड। ठीक है, तो कार्बन का अगर हम ए और जेड लिखें तो हमारा जो इसका जेड है, क्या जो जेड होता है, कार्बन का ही नहीं बता रही हूँ मैं, आइसोटोप का बता रही हूँ कि आइसोटोप में जो हमारा जेड होता है यानी एटॉमिक नंबर, वो सेम होता है। दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारा जेड है यानी एटॉमिक नंबर वो सेम होता है, और ए यानी मास नंबर वो हमारा डिफ़र करता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपको आना ही चाहिए, आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो अभी मैंने बताया कि इसका जो है हमारा आइसोटोप, वो हमारा क्या सेम होता है, उसका सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम होता है, और ये डिफ़र करता है ना। तो इसको डिफ़र कराने के लिए हमने लिया है सी। क्यों सी लिया, क्योंकि सी के 3 टाइप होते हैं। अब देखिए मास नंबर तो कभी डिफ़र नहीं कर सकता। क्यों डिफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, तो वो नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। ठीक है, तीनों का ही 6 होगा। अच्छा, मास नंबर डिफ़र करते हैं। ठीक है, मास नंबर डिफ़र करते हैं, पर एटॉमिक नंबर डिफ़र करता है, पर किसका डिफ़र करता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और ये डिफ़र करता है सेम में भी और डिफ़र में भी। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से सुने तो। ओके, तो कार्बन अगर मैंने लिया है तो उसका मेरा एटॉमिक नंबर सेम है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर सिर्फ सेम एलिमेंट का, सेम मॉलिक्यूल का सेम होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक वो मास नंबर जो है वो हमारा 12 है, थर्ड वाले का 13, इसका 40, ऐसे ऐसे डिफ़र करते हैं। तो आपने अभी देखा, क्या देखा हमने कि हमारा, बस इतना याद रखिए इसमें आइसोटोप में कि Z क्या होता है, सेम होता है, और A क्या होता है इसमें हमारा डिफ़र करता है। ठीक है, इतना याद करने के बाद अब हम आ जाते हैं आइसोबार पे। आइसोबार इसका कुछ नहीं, इसका अपोजिट है। क्या है कि A जो है अब यहाँ पे वो सेम हो जाता है, और Z जो है हमारा वो डिफ़र कर जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। ये देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा सिर्फ तभी कभी डिफ़र नहीं करता है, और अगर डिफ़र करता भी है तो सिर्फ तब करता है जब डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। डिफ़र विद डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, लाइक आर्गन, कैल्शियम, डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो इसका जो है वो डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, एक सेकेंड, इसका हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, और मास नंबर देखिए 40 सेम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन्स इसके 18 है, 20 है, और न्यूट्रॉन्स क्या है 22 और 20। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि न्यूट्रॉन्स या तो +1 हो जाता है कभी, और या नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, पर जो हमने एक एग्जांपल देखा था सोडियम का, उसमें क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। तो इस चीज़ को याद मत रखिएगा कि +1 से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर डायग्राम में बता चुकी हूँ बोर की थ्योरी में। दोबारा देख लेते हैं कि 2n स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और कि जो एक और चीज़ है कि के शेल में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इस चीज़ को याद रखिए, और अगर याद नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला याद रख लीजिए 2n², जिसमें n जो है हमारा वो शेल्स के नंबर हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो सिर्फ 8 है। अब मैंने क्या नई बात बता दी, ये है कि लाइक देखिए जो मेरा एम शेल है उसमें लास्ट में 18 है ना, यानी अगर मैं KLM लिख रही हूँ तो 2, 8, 18। सपोज़ मेरा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें यहाँ पे मेरे 18 आ रहे हैं, तो मैं उसको यहाँ पे 18 नहीं लिख सकती हूँ। मैं, अगर ये मेरा आउटर मोस्ट बन रहा है, आउटर मोस्ट यानी अगर सिर्फ ये 3 ही लेयर्स हैं,
तो मैं इसको 18 नहीं लिखूँगी, मैं इसको लिखूँगी तब 8 और फिर दोबारा 8 और फिर 1, तब जाके मेरा अभी भी नहीं बनेगा 2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, पर अगर मेरा यहाँ पे m के आगे n भी है तब मैं इसे 18 लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो वो सिर्फ 8 होगा, 18 या 32 नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ है कि कैसे हम इसको फिल करेंगे, अब कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए, पहले एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद कीजिए जल्दी एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर हमें इसमें ये नहीं पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, तब तक हम इसको नहीं लिख पाएंगे, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ये हमने बनाया न्यूक्लियस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ये हमने बनाया एक लेयर, इसको हम नाम दे देंगे के, क्योंकि फर्स्ट तो के ही होगी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, तो मैं 2 यहाँ पे दिखा दूँगी, एक यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया और नीचे लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अब सेकंड देखते हैं। अच्छा, ये लाइन वाइज चल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जैसे चलते हैं, ठीक है। आर्गन तक है ये हमारा, ठीक है। ओके, तो सेकंड है हमारा हीलियम को हम कैसे दिखाएंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 2, तो मैंने ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया, ये मेरा के शेल ड्रॉ किया मैंने। अब मुझे पता है कि हमारे के में कितना आ सकता है, सिर्फ 2 आ सकते हैं। अब मेरा आउटर मोस्ट जो होगा उसमें भी कितने होंगे 2, तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिया और ये मेरा हो गया हीलियम का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ओके, हम एक एक का सबका देखेंगे ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देन अब हम देखेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अब देखिए, ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, ये मेरी एक लेयर, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे के शेल में तो सिर्फ 2 आ सकते हैं, है ना, पर मेरा एटॉमिक नंबर तो 3 है, यानी अगर मैं के शेल लूँ तो उसमें तो सिर्फ 2 आएंगे। अब मेरे पास कितना बचा फिर, एक, उस एक को मैं कहाँ ला दूँगी, एल शेल में, और एल में कितने आते हैं 8, पर मेरा तो 1 है, तो मैं 1 को ही ड्रॉ कर दूँगी, पर पहले मैं 2 ड्रॉ करूँगी इन द के शेल। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए इन द के शेल में। अब मैं ड्रॉ करूँगी एक एल शेल, ठीक है। ये मैंने एल ड्रॉ किया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब इसका नाम भी लिख देंगे ताकि डाउट्स ना हो टीचर को, के एल, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखेंगे बेरिलियम का, आइए डायग्राम में ही देख लेते हैं। तो देखिए, बेरिलियम का ये है हमारा, बेरिलियम का होता है हमारा 4, ठीक है। अगर हमारा बेरिलियम का ये 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया, ये एक लेयर बनाई, ठीक है। अब के में सिर्फ आ सकते हैं 2 और एल में आ सकते हैं 8, पर मेरा इसका जब 4 है तो मैं इसको 2 करके लिख सकती हूँ, 2 और 2, के में भी 2 एल में भी 2, है ना, क्योंकि मैं के शेल में 3 या 4 तो लिख नहीं सकती। तो मैंने इसमें यहाँ पे एक ये ड्रॉ किया, फिर एक और लेयर बनाई, उसमें भी 2, और उसको नाम दे दिया के एल। इस तरीके से मैंने बेरिलियम का भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन अब हम लेंगे कार्बन नहीं, बेरिलियम एक सेकेंड, बोरोन, ये हमारा बेरिलियम था, ये है हमारा बोरोन का हमारा होता है 5, ठीक है। 5 है, यानी अगर मैं के लूँ, एल लूँ और एम, तो इसमें कितना आता है 2, इसमें 8 और इसमें 18 आते हैं, पर हम लिख कितने सकते हैं 8, तो मैं 8 ही लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मेरा अगर 5 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 एंड 3 बस, ठीक है, यानी के में 2 आएंगे और एल में 3 आएंगे। तो अब ड्रॉ कर देते हैं, 2 3 हमने देख लिया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ये एक और लेयर, इसमें हमारे आएंगे 3, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ये हो गए हमारे 3। ओके, 1 मिनट गाइस। अब हम देखेंगे कार्बन। तो कार्बन का हमारा होता है 6, तो अगर मैं के एल लूँ तो इसमें हमारा 2 और 4 है ना, 2 और 4, अभी हमारे हो गए 6, तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये 2 हो गए और ये हमारे हो गए 4,
ठीक है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, नाइट्रोजन जो है वो आपका होमवर्क है, आप इसे प्रैक्टिस करके देखें। नाइट्रोजन, एक सेकेंड, नाइट्रोजन, ये चारों आपके होमवर्क है। ओके, ये चार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ ये चारों। हम आगे करते हैं जो थोड़े बड़े हैं। अब सोडियम का, सोडियम का तो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से वीडियो के बताती आई हूँ। तो हम आते हैं Mg पे डालें। Mg क्या होगा हमारा 12, ठीक है। अगर ये हमारा 12 है तो देखिए पहले लिख लेते हैं KLM, इसमें हमारा आ सकता है 288, इसमें आ तो 18 सकता है पर मैं लिखूँगी 8 ही, ठीक है। ओके, 12 है यानी 2 इसमें आ गए, कितने बचे 10, उसमें से 8 यहाँ आ गए। अब देखिए एक सेकेंड में इसको और बड़ा करके लिख लीजिए। अगर 12 है तो KL और M में इसमें 2 आ गए, इसमें 8, कितने हो गए ये 10। अभी इसमें से 2 और बचे तो वो इसमें 282 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे, यानी हमारा 3 लेयर बनेंगी इसमें, है ना। तो ये 2 हो गई, इसमें इसमें 8 आएंगी, तो आप इसमें टोटल 8 ड्रॉ कर दीजिएगा और इसमें 2, इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इन सब का कर देंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार आर्गन का देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो आर्गन है उसका होता है 18, ठीक है। एक बार और मुझे देख लेने दीजिए। 1 12, इसका होता है हमारा 13 14 15 16 17 18, हाँ। तो हमारा जो आर्गन है उसका हमारा 18 ही होता है। तो एक बार आर्गन ड्रॉ करते हैं। अब हम जब हमारा इसका अगर 18 है तो KLMN में अगर मैं लिखूँ तो 1 मिनट 2 8 8। अब देखिए M में आ कितने सकते हैं 18, पर मैं लिखूँगी नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें आ तो सकते 8 है, सॉरी 18 है M में, पर हम लिखेंगे कुल 8। एक सेकेंड, क्या हमारा ये पूरा हो गया है ना 288, ओके। तो या चलो इसको छोड़ देते हैं, हम एक 19 वाला उठाते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। हम लेते हैं जो भी एक है उसका 19 है सपोज, ठीक है। तो KLMN, इसमें हमारे 288। अब देखिए इसमें आते हैं कितना है 18, पर मैं नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि अगर मैं इसमें 18 लिख भी देती हूँ तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। इतना तो हमारा उसका वो भी नहीं है, तो इसलिए इस 1 को रफ कर देंगे और 8 और 1 इस तरीके से लिखेंगे। हम इसका वो ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस KLM एंड दिस वन इज़ N। ओके, इसमें हमारे कितने थे 2, इसमें कितने होंगे हमारे 8, इसमें आप 8 ड्रॉ कर लीजिएगा, इसमें भी 8 और इसमें सिर्फ 1, तो इसको हमने A से लिख दिया, ठीक है। ओके, होप अब आपको कोई मॉडल ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसको बोलते हैं। जैसे मेरा हमने जब अभी जो हमने देखा था जिसका 19 था, ठीक है, उसमें क्या था 2 8 8 और 1 आया था। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ? ऑर्बिट यानी जो हमारे शेल्स हैं, ठीक है। अब आउटर मोस्ट यानी बाहर वाला, तो बाहर वाला सबसे लास्ट जो है हमारा वो है ये, ठीक है, एन शेल। तो इस एन में मेरे अगर 1 है तो मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए कि जो हमारा फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा 1, ठीक है। अगर अब मैं सोडियम का लूँ जिसका था मेरा 11, तो उसका क्या होगा, ये चलो सोडियम नहीं मैग्नीशियम लेते हैं Mg, इसका हमारा होगा 12। तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 2, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा होगा 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हर किसी का अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डिपेंड करता है, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि 3 वेज हैं स्टेबल करने के लिए, या तो लूज़ कराओ, गेनिंग कराओ और या फिर शेयर कराओ। अब ये कैसे होगा, ये आप पढ़ेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन वाले में, कार्बन एंड कंपाउंड करके एक नया खुद ही चैप्टर आएगा, उसमें आप इसे सीखेंगे। तो तब तक के लिए जस्ट वेट। अभी हमने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा उसी को और डिटेल में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि
क्या होता है, अब हम देखेंगे वैलेंसी ऑफ अ मेटल। तो जो मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारा, जैसे मेरा आया था अभी, वेट अगर मैं ले रही हूँ Mg, तो उसमें आया था 282, तो उसमें आउटर मोस्ट में कितने थे 2। अगर वो, अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो मेटल है नॉन मेटल, ईजी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर हमारा वो क्या है 2 आया है, सॉरी गाइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ठीक है, ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या थे कि हमारा अगर 282 है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आई थी, सॉरी, तो 282 है अगर, तो हमारा उसमें 2 जो है, अगर वो हमारा 5 कह रही हूँ, हाँ 5 से लेस देन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे मेटल मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, मेटल। जैसे कि इसमें हमारा 2 आए तो वो हमारा मेटल है। पर अगर मैं ले रही हूँ कोई और, जैसे कि हम लेते हैं अगर 287, किसका आएगा हमारा, जो उसका 17 होगा, ठीक है। अगर किसी का हमारा 17 है एटॉमिक नंबर, तो उसको हम 287 से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 5 से क्या है, ग्रेटर है 7। अगर 5 से कोई भी नंबर ग्रेटर है तो हम उसको क्या कर देंगे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैलेंसी मेटल की क्या होगी फिर, देखिए पहले हमारा क्या आया था, 2 आया था Mg का, है ना। तो Mg क्या है, हमें इतना पता चल गया कि वो हमारा मेटल है और इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, बस +2, ठीक है। इतना एज इट इज़ आपको लिख देना है। वेट, अरे सॉरी, ओके। अगर ये नॉन मेटल है, हमें कैसे पता चलेगा नॉन मेटल है, अगर हमारी वैलेंसी या कोई भी आउटर मोस्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, नंबर जो भी है, तो जैसे अभी आया था 7, है ना, तो 7 क्या था, 5 से बड़ा था, तो 7 आया है, यानी हमें पता चल गया कि ये क्या है, नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो हम इसको 8 - 7 कर देंगे। यहाँ पे 7 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो 7 आया था, ठीक है। अरे सॉरी गाइस, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। अगर ये 7 नहीं होता तो फिर हम कुछ और लिखते, जो भी होता। अगर सपोज 6 है, 16 का आया हमारा 6, तो मेरे को ये तभी पता चल गया क्योंकि 5 बड़ा है 6 से। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको माइनस कर दूँगी वैलेंसी निकालने के लिए। 8 - 6 आ जाएगा 2, तो वैलेंसी आ गई नॉन मेटल की। कौन से नॉन मेटल, जो भी ये जिसका 16 है उसकी आ गई 2। और अगर 7 होता वो, तो फिर आती 1 वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, इसको हम माइनस में डिनोट करते हैं नॉन मेटल की, और मेटल की हम करते हैं प्लस में, ठीक है। तो गाइस हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो आपको पता ही है, मैं दोबारा बता देती हूँ, @sneha200056। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये PDF नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको खुद से प्रिपेयर ना करने पड़े। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं दोबारा लिख देती हूँ, sneha200056, पर आप मेरे से मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।